कुछ हमारी डेवलपमेंट्स ऐसी रही हैं जो आप सबके माध्यम से आम जनमानस में शेयर करनी आवश्यक थी। पहले मैं कुछ कमिटमेंट्स की बात करूंगा। जो बीते दिनों में हमने कुछ डेलिब्रेशंस करी थी, कुछ रिव्यू मीटिंग्स करी थी और कुछ टारगेट्स दिए थे अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को। जो कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ थे, बहुत समय से पेंडेंसी थी या कुछ हर्डल्स थी, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो हमारी टीम्स ने उसको गहनता से लेते हुए उस पर वर्क किया है और शासन ने भी पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है। पहला इशू है कि ब्लड बैंक का, तो ब्लड बैंक की कार्यदायी संस्था नामित हो गई है। उसका जियो आप सबको अभी शेयर हो जाएगा, डिसेमिनेट हो जाएगा। उसकी कार्यदायी संस्था पेयजल निगम नामित की गई है। उसके पीएम हमारे साथ उपस्थित हैं और ये फर्दर कमिट कर रहे हैं कि विदिन 2 वीक्स ये एस्टिमेट शासन को सबमिट कर देंगे। ये मिस्टर राकेश तिवारी हैं पीएम। ये ब्लड बैंक का जियो है। उसके उपरांत जो हमारी धनराशि उसके लिए आवंटित है वो तत्काल हमें अलॉट हो जाएगी। प्रथम चरण में 50 लाख। यदि इसी साल और धनराशि की आवश्यकता होगी तो आई विल सप्लीमेंट इट आउट ऑफ माय डीएमएफ और अनटाइड फंड। लेकिन ब्लड बैंक जो है हमारा इसी वित्तीय वर्ष में एस्टैब्लिश होगा। रही बात हमारे एसएनसीयू की, जो हमारा निकू जिसको हम बोलते हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट, उसमें भी वो काफ़ी समय से हमारा बना तो हुआ था स्ट्रक्चर, लेकिन संचालित नहीं हो पाया कतिपय कारणों से। तो उसके लिए भी हमारी टीम ने काफ़ी गहन प्रयास किए हैं और उसमें हमको एक पेडिट्रिशियन इसी हफ्ते मिल जाएगा। 2 एमओज ऑलरेडी शासन ने हमको 3 दिन पहले दे दिए थे और जो हम 10 नर्सिस की हमने डिमांड की थी वो हमें उपलब्ध हो गई है। तो ये नर्सिस की लिस्ट है, ये आप सबसे शेयर हो जाएगा। तो हमारा स्टाफ वहाँ पे अगले वीक से होपफुली आ जाएगा और उम्मीद है कि हमारा एसएनसीयू वहाँ पे वर्क करने लगेगा। थर्डली, एक क्रॉनिक इशू हमारी जितनी हमारी इंजीनियरिंग संस्थान हैं उनके साथ समन्वय मीटिंग में आया था कि जल संस्थान जब अपनी पाइपलाइन लीकेज या सीवरेज लीकेज मरम्मत करता है तो उसके लिए उसको सड़क खुदान कुछ करनी पड़ती है। बिटुमिन ख़राब होता है हमारा टॉप लेयर और कई बार डीप भी जाना पड़ता है एक्सेस करने के लिए डैमेज पोर्शन को, अपने टूल्स को एक्सेस देने के लिए। तो उसके पास उनका कोई मद नहीं था लीकेज उपरांत जो पैच वर्क करना हो, जो सड़क रिपेयर करनी हो, उसके लिए कोई मद नहीं था। तो वो इसलिए असहाय थे उसको रिपेयर करने में और पीडब्ल्यूडी ने क्योंकि डैमेज नहीं किया तो पीडब्ल्यूडी भी ऑन नहीं कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अंडरटेक किया था कि आई विल प्रोवाइड यू अ सेपरेट फंड और ये फ़ंड उनको हमने आज लिखित में उनको सेंक्शन कर दिया है। अभी प्रथम चरण में उनको हमने 75 लाख रुपए दे दिए हैं उस कोष के लिए। ये भी आपसे शेयर हो जाएगा जियो। सेकंड मुद्दा था कि आप में से और पब्लिक क्वार्टर से भी बहुत जगह से क्वेरीज आई कि हम स्कूल्स को स्मार्ट बनाने की डायरेक्शन में चल तो पड़े हैं, लेकिन कैसे संभव होगा, कैसे फंड्स की उपलब्धता होगी और कैसे कन्वर्जेंस होगा। तो हमने उस समय भी शेयर किया था और आज भी वही स्ट्रेटजी है। हमारा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट उत्कर्ष हमने उसको नाम दिया स्कूल के लिए, वो हमने शेयर कर दिया है आप सबसे। नहीं मिला है आप में से कुछ लोगों को तो वो आज आपसे हम शेयर कर देंगे। और उस गैप फंडिंग के लिए जो ये कहा गया था कि हम मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पे 1 करोड़ रुपया रखेंगे स्पेशल कोष क्रिएट करते हुए, तो उसका भी जियो हमने कर दिया है।
ये हमने 1 करोड़ रुपया मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर रख दिया है। तो पहले हमारे सारे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स अपने विद्यालय अनुदान को यूज़ करेंगे। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस चले गए हैं उनको राइटिंग में, वही पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सम्मिलित हैं। और उसके उपरांत उनको डिजिटल स्क्रीन्स के लिए, वाइट बोर्ड्स के लिए, जो आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बनानी है, अपनी वाटर टैंक्स को दुरुस्त करना है, मंकी मीनेज से बचाना है, और टॉयलेट्स दुरुस्तीकरण के लिए जो भी गैप फंडिंग उनको चाहिए होगी, फर्नीचर के लिए जो हमारे फर्नीचर विहीन विद्यालय हैं। अभी मैंने प्रथम चरण में 1 करोड़ रुपया निवर्तन पर रखा है मुख्य शिक्षा अधिकारी के, और ये उसमें मेंशन कर दिया गया है कि जैसे ही आपका एग्जॉस्ट हो वो तदुपरांत मुझसे और पैसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो उनको इमीडिएटली दे दिया जाएगा। तो ये उनका स्पेशल कोष क्रिएट कर दिया गया है। ये तो हमारी पब्लिक कमिटमेंट्स हुई। इसके अलावा हमने जब से यहाँ पे कार्यभार संभाला है, सो आप लोगों के माध्यम से भी, और हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, हमारे पार्षद लोग हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, जितने भी हमारे सोसाइटी में वर्ग हैं, सबसे 2 कंप्लेंट्स मुख्य रूप से आ रही थी। एक तो सफाई व्यवस्था और दूसरी लाइटिंग। तो सफाई व्यवस्था में तो स्टेडीली हम मॉनिटर कर ही रहे हैं, और कुछ हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, वो आप सबके संज्ञान में हैं। लेकिन लाइटिंग व्यवस्था को लेकर अभी तक रिव्यू नहीं हो पाया था। तो कल देर सायं हमारा नगर निगम में बैठक आउट की गई थी इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कि अब कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए और कैसे कुछ डिसीजन से हम अपनी व्यवस्था को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। तो इस विषय में जो डिसीजन लिए गए हैं वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और आप सबको शेयर भी कर दिए जाएंगे इस वार्ता उपरांत। लेकिन उसमें से मैं कुछ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। जो कंपनी अभी तक हमारे साथ कार्यरत थी तो काफ़ी डेफिशिएंसीज उजागर हुई थी, और उन्हीं डेफिशिएंसीज के चलते कुछ निगम के कंस्ट्रेंट्स आ रहे थे, जिससे वो चाहकर भी अपने कार्य परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट्स नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो चीज़ वो डायरेक्टली डील कर ही नहीं रहे, वो एक थर्ड पार्टी के माध्यम से कर रहे हैं और उस पर वो अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी होने की थी, लेकिन जो अथॉरिटी है वो नहीं थी। तो इसमें ये आवश्यक था कि उस एजेंसी को उस व्यवस्था से पृथक किया जाए, और जो मेंटेनेंस ऑपरेशन का कार्य है लाइटिंग का, वो निगम डायरेक्टली अपने हैंड्स में ऑपरेट करे। तो ये डिसीज़न ले लिया गया है कि जो अभी तक EESL को 2 कार्य दिए गए थे निगम द्वारा। एक तो नई लाइट स्थापित करने का, वो तो ठीक है, वहाँ पे कंप्लेंट्स नहीं थी, वो हमने कार्य उनके साथ रखा है। लेकिन जो जहाँ पे मेजर कंप्लेंट्स थी कि जहाँ पे लाइट ख़राब हो गई, डिफेक्टिव हो गई, डैमेज हो गई, वहाँ पे रिस्पांस टाइम इंडेफिनिट था। वहाँ पे कोई ना तो टीम का कोई अकाउंटेबिलिटी थी, ना कोई ट्रैकिंग थी, कोई ट्रेसिंग थी, और ना ही जो पब्लिक कंप्लेंट्स जा रही थी उनके तरफ से कोई अच्छी मॉनिटरिंग हो पा रही थी। इसी चीज़ के चलते उनकी पेमेंट्स भी रोक दी गई हैं, और ये डिसीज़न ले लिया गया है कि अब से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम निगम स्वयं देखेगा। हमने अपनी 35 टीम फॉर्म की हैं निगम ने, 35 वार्ड वाइज उनका रोस्टर बनेगा, उनकी 35 व्हीकल्स दिए जाएंगे। अभी तक हमारे 15 ही व्हीकल्स थे लाइटिंग व्यवस्था के लिए, दुरुस्त करने के लिए। कल ही इसमें डिसीजन कर दिया गया है, रिटर्न में है कि इनको 35 व्हीकल्स करेंगे। इनको वार्ड वाइज इनका रोस्टर बनेगा। जो भी कंप्लेंट्स आएंगी, जो हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स अभी तक आपदा में यूज़ हो रहे थे, नगर निगम में जो कंट्रोल रूम है, वो नंबर्स अब, क्योंकि हमारा आपदा सीजन रिट्रीट कर रहा है, तो इसके पश्चात सफाई और लाइटिंग के लिए ही यूज़ होगा। जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो कंप्यूटराइज्ड होंगी, और वो कंप्यूटराइज्ड शीट्स टीम्स को दी जाएंगी। वो हमारा टारगेट है कि 2 दिन में वो कंप्लेंट दुरुस्त हो जानी चाहिए, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो हमारी व्यवस्था चल रही थी अभी तक, इससे हमारे पास अभी 550 का बैकलॉग है, तो इसलिए हमने टीम्स अभी बढ़ा दी हैं। तो हमने उनको ये असेस किया है कि
2 दिन में वो कंप्लेंट को दुरुस्त करें। जैसे हमारी टीम्स अभी फॉर्म हो जाती हैं, इस व्यवस्था को ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कम से कम 10 दिन लगेंगे जो डिसीज़न हुए, उसके उपरांत ये कार्य करने लगेंगे। एक इसमें और चीज़ अनिवार्य की है कि हमारी जितनी भी टीम्स हैं वो पहले असेंबली करेंगी, मॉर्निंग असेंबली करेंगी हमारे नगर निगम के परिसर में, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। ऐसा ना रहे कि वो फील्ड में कहीं और अपनी ड्यूटी पे पहुंचे ही नहीं है, वहाँ से फील्ड ड्यूटी से एब्सेंट हैं। एब्सेंटिज्म को घटाने के लिए वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होनी बहुत आवश्यक है, वहीं से इनकी रवानगी होगी। इसके साथ इन टीम्स को डे टू डे मॉनिटर करने के लिए 5 भागों में हमने बांटा है, यानी कि 7 टीम्स के ऊपर एक हमने अपने सहायक नगर आयुक्त या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को रखा गया है, जो उनको मॉनिटर करेंगे। उनकी संपूर्ण जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंडेट है, रोस्टर है, उनको क्या क्या सप्लाई चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार होंगे। सो इससे मुझे उम्मीद है कि कुछ चेंजेस हमें देखने को अवश्य मिलेंगे। जो EESL है उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्ट है, नई लाइट लगाने का जो पार्ट है, नए पोल्स लगाने का पार्ट है, वो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया है, लेकिन O&M पृथक कर दिया गया। प्रॉब्लम एक पेमेंट की भी थी, क्योंकि दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, नॉट फ्रॉम देहरादून। तो उनको कई अवसर दिए गए इस बीच कि आप अपना पेमेंट मैकेनिज़्म, जो आपका ऑफिस मैकेनिज़्म है, वो यहाँ पे लोकली ऑपरेट करिए, क्योंकि बहुत डिलेज हो रहे थे। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, रिस्पांस टाइम, रिपोर्ट जनरेशन, कॉल सेंटर, वो सब देहरादून में नहीं था, तो इस वजह से निर्णय करने पड़े हैं। इसके उपरांत एक नया इनिशिएटिव है जो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे। हमारे कई स्थानों पे आपने अभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लगे हैं, बसेस के लिए लगे हैं, हैवी व्हीकल्स के लिए, और कुछ हमारे चारधाम यात्रा रूट पे लगे हैं। बट हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में कोई भी चार्जिंग स्टेशन 4 व्हीलर के लिए उपलब्ध नहीं है। सो ये वाला प्रोजेक्ट हमारा पिछले 20 दिनों से कंसेप्शन में था। इसका प्लान किया जा रहा था, इसका जॉइंट सर्वे किया जा रहा था। हमारी एक टीम बनी थी, SDM नगर निगम से, उपनगर आयुक्त, एक्सियन, PWD, इरिगेशन। तो हमने इनको ये मैंडेट दिया था कि जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है, इसमें SP ट्रैफिक भी थे, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है वो पॉइंट्स आप चिन्हित करिए, और जहाँ पे हमारी सिर्फ एक गाड़ी कुछ देर के लिए पार्क हो सके, इंसर्ट हो सके उस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे हमारा EV चार्जिंग स्टेशन आएगा। जो हमारे बड़े शहरों में आप सबने परिशीलन किया होगा कि दिल्ली, चंडीगढ़, NCR रीजन में जिस तरह से लगे होते हैं। तो वो सर्वे के उपरांत हमारे अभी प्रथम चरण में 9 पॉइंट्स आए हैं, ये आपको हम शेयर कर देंगे। 9 पॉइंट्स आए हैं, और यहाँ पे EV चार्जिंग स्टेशन करने का हमारा ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया है। इसका बहुत जल्द हम RFP फ्लोट करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी एक जो खासियत है वो ये है कि अनलाइक अदर चार्जिंग स्टेशंस, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। मुझे उसमें आई विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो मॉडल है दिस इज़ मोनेटाइजेशन मॉडल। इसमें जो मेरी अनयूज अभी ज़मीन पड़ी हैं निगम की, पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, जहाँ पे शायद जंक होगा या अनयूज होगा, या वो कहीं कॉर्नर में कुछ गलत गतिविधि होती होगी, तो उन चंक्स को हमने इसमें मुख्यतः लिया है। सिर्फ वो हमको लैंड पार्सल देना है कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ को जो इस मॉडल पे ऑपरेट करती हैं, क्रेडिबल कंपनीज़ हैं, और RFP के माध्यम से चयन होगा, और वही इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें। वो सिर्फ अपना रेवेन्यू अर्न करती हैं। जो पर कार चार्जिंग हुई तो वो कार्ड के माध्यम से पेमेंट होता है, वही एक जरिया होता है चार्जिंग स्टेशन का, तो वो सिर्फ अपना रेवेन्यू अर्न करती हैं, और कुछ अंश वो निगम को देंगी।
तो RFP का बेसिस यही होगा कि आप हमें कितना अंश देंगे, कॉस्ट शेयरिंग कितनी करेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग। तो ये एक मुख्य बात है कि हमारे संसाधन ना लगते हुए, वित्तीय संसाधनों हमारा नहीं लग रहा है और फिर भी हमारे चार्जिंग स्टेशंस शहर में आ जाएंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है, जब तक हम सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने शहर में नहीं लाएंगे, हम स्मार्ट सिटी, अब तो हम स्मार्ट सिटी कहलाते हैं, जब तक हम अपना सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर EV के लिए नहीं लाएंगे, तब तक कंज्यूमर्स EV व्हीकल्स नहीं प्रमोट करेंगे। तो उनकी प्रमोशन के लिए पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना अनिवार्य है। जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं ट्रैफिक के, हम ट्रैफिक की पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारी टैक्सीज चलेंगी वो दिन भर चलेंगी, तो उनको कहीं ना कहीं पे तो चार्जिंग देना होगा। अदरवाइज वाई वुड एनी प्राइवेट ऑपरेटर वुड बाय EV। सो ये वाला प्रोजेक्ट भी हमारा एडवांस स्टेज पे आ गया है। और कुछ जो इस बीच हमारी कमिटमेंट्स रही हैं, उस पर भी हमारी टीम्स अपने कार्य में गतिमान हैं, वो गहनता से वर्क कर रही हैं और उनकी हम समय समय पर रिव्यू भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी करते जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी रिजॉल्व करते हैं और आप सबसे भी हमको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है पब्लिक ग्रीवेंसेस का, एस्पिरेशंस का। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से आप हमें अवगत कराते रहिए और हम पूर्ण प्रयास करेंगे, हम अपने डिपार्टमेंट्स के साथ पूर्ण प्रयास करेंगे कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको हम उसमें कुछ हम रिफॉर्म कर सकें, कुछ निदान ला सकें। धन्यवाद। थोड़ा सा सफाई व्यवस्था को लेकर के भी अपडेट दे दीजिए। अभी तक आपने सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से क्लेरिफाई किया है, अब इसमें कितना प्रोग्रेस है इसको लेकर थोड़ा क्लेरिफाई करिए। सफाई व्यवस्था की भी कल ही रिव्यू हुआ था। जो हमने उनको प्रथम चरण का समय दिया था, शुरू में हमने उनको 45 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था। उसके पश्चात आपके संज्ञान में है कि काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ उनको इम्पोज भी की जा रही हैं, आज तक भी की जा रही हैं लगातार। और जब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे, मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हमने चेंज कर दिया था, उसके बाद हमारे अधिकारी वर्ग के लोग सुबह रोज़ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें गार्बेज पॉइंट्स भी हमारे कम हुए हैं, रूट कवरेज भी बढ़ा है और जो वेट टनेज है सॉलिड वेस्ट का, जो वॉल्यूम है, वो भी हमारा ज़्यादा कलेक्ट होना शुरू हुआ है। और ये साक्षात है, साक्ष्य हैं इसके, क्योंकि उसमें GPS लगा है और टनेज में हमारा जो वे बैलेंस होता है वहाँ से रिपोर्ट आती है, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए उनको अभी भी पेनल्टीज़ लग रही हैं, अभी भी फ़ाइन लग रहे हैं। तो जब उनको अभी प्रथम चरण के बाद काफ़ी स्टर्न नोटिसेस मिले थे, 3 लगातार नोटिसेस मिले थे, तो जो उनके कंपनी के बॉसेस हैं, MDs हैं, वो सब उपस्थित हुए थे कल। तो उनको हमने कुछ 3-4 कंडीशंस पे अगले 15-20 दिन तक एक मोहलत और दी है। वो कंडीशंस ये हैं कि पहला तो जो उनकी 25 व्हीकल्स अभी तक ख़राब पड़े हैं, वो 1 हफ्ते में मुझे अप एंड रनिंग चाहिए, वो सड़क पे दिखने चाहिए। वो उन्होंने कमिट किया है, अंडरटेक किया है। सेकंड, जो हमारे हाउस टू हाउस कलेक्शन हो रहा है और जो हमारा कमर्शियल कलेक्शन हो रहा है वेस्ट का, उसका प्लान उन्होंने आज सबमिट किया है। अब उसको वो अडहियर करेंगे अगले 15 दिन में, तो हम आगे कुछ वी कैन थिंक ऑफ गोइंग अलॉन्ग विद देम, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि जो प्लान दिया है उस पर वो एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। थर्डली, उन्होंने ये भी कमिटमेंट दिया है राइटिंग में कि एवरी 2 डेज़ वो एक गार्बेज पॉइंट को क्लियर करेंगे, जो अभी तो हमारे 86 हैं, हमारे 86 गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम प्रत्येक 2 दिन में एक गार्बेज पॉइंट को क्लियर करके दिखाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी में मैं 1 मिनट जब कंप्लीट करूँ। और फोर्थली, उन्होंने ये भी अंडरटेकिंग दी है कि जो रूट कवरेज है और जो हमारा वेट टनेज है, वो 85 to 90% अचीव करके दिखाएंगे। सिर्फ इसी कंडीशंस पे उनको हमने आगे ये 15-20 दिन की मोहलत दी है, जो कि 45 डेज़ के अंतर्गत ही है, 45 दिन के अंतर्गत ही है।
अदरवाइज़ अगर इसमें कहीं पे भी फॉल्टर करते हैं, वॉलेशन होता है, तो देन वी विल हैव टू टेक अ बिग डिसीजन। ये है कि जो आपने NICU के लिए सेटअप तैयार किया है, क्या वो स्टाफ पूरा वेल ट्रेंड है? सेकंड, वो कितने यूनिट का होगा? और अक्सर ये देखने को मिला चूँकि कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी सही नहीं हो पाती, स्टाफ में सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो ये दो दिक्कतें होती हैं। यूनिट के साथ आप बताइए उसके लिए क्या एक्सरसाइज? देखिए, अभी प्रथम चरण में हम 6 यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको हम 12 यूनिट तक लेके जाएंगे। जो हमारे ये कोऑर्डिनेशन, ये ट्रेनिंग इश्यूज़ बता रहे हैं, वो ट्रेनिंग के पश्चात ही उनको वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा। जो हमारे पेडिट्रिशियन जो हम यहाँ पे डिप्यूट करेंगे NHM से, उनका काम ही है न्यूबॉर्न केयर का। उसके ऊपर सेकेंड चरण में हमारे जो रेगुलर पेडिट्रिशियन है कोऑर्डिनेशन से, उनकी भी ड्यूटी रहेगी सुपरवाइज़ करने की। ऑन कॉल भी रहेंगे नाइट ड्यूटी पे, लेकिन एक MO वहाँ पे 24 आवर्स रहेगा अलॉन्ग विद दी नर्सिस स्ट्रेंथ, इसलिए 10 नर्सिस ली जा रही हैं। और जो आपका कंसर्न है कि बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें हमने एक एम्बुलेंस स्वीकृत कर दिया है, स्पेशल एम्बुलेंस फॉर SNCU, कि कोरोनेशन से बच्चे को अगर उधर लेके जाना है फिर वापस छोड़ना है बच्चे को, तो उसके लिए एक एम्बुलेंस डेडिकेटेड कर दी है, SNCU एम्बुलेंस नाम रखा है उसका। और उसमें जनरेटर अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं गांधी शताब्दी के साथ, अगर सेपरेट जनरेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी दे देंगे। सीसी कैमरे के लिए आपने जो है सीसी कैमरे एक मिनट रुकता सर, एक मिनट अब आइडिया रख लो, अब आराम से पूछ लेते ऐसे मत करो। पोल्यूशन की जो बात की है कि पोल्यूशन का जो एजेंडा है, उसमें क्या इवन नोट का कुछ इस तरह का है सर भविष्य में? गाड़ियों का इवन नोट का कुछ इस तरह का है सर? समझा नहीं। केजरीवाल कॉन्सेप्ट, मैं दिल्ली वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। चलो यार बाइट करते हैं। पलटन बाजार में जो CCTV कैमरे लगाने की बात हुई है, उसके बारे में ये लंबे समय से हमारे व्यापारी वर्ग की भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पे पब्लिक आवागमन करती है, बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, इट्स अ कंजेशन हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग, अर्ली नाइट्स। तो वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कोई एडवर्स गतिविधि ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वहाँ पे सर्विलेंस बनी रहे। पर पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं और व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करना, ऑब्ज़र्व करना। सो जो काफ़ी बर्निंग डिमांड थी, तो उसके लिए इट अकर्स दैट इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सैंक्शन दी फंड्स, और इसीलिए हमने SSP साहब को रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इसका प्रपोजल हमें दे दें। और अनटाइड फंड्स में इसके लिए अभी हमने 20 से 25 लाख अपॉर्चनमेंट कर रखा है। गड्ढा मुक्त को लेकर के हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, जिसमें एक डेडलाइन दी गई कि 15 अक्टूबर तक तमाम जो सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो। सब तमाम जिलाधिकारी भी उसमें जुड़े थे। तो क्या देहरादून में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर भी जो मार्ग अवरुद्ध है या सड़कें ख़राब हैं, क्या इसको लेकर के कोई रोड मैप तैयार किया गया? डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं ऐसे रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के ज़रिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट्स से उनके ज़रिए संयुक्त एक रिकॉग्निशंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। सर, स्मार्ट पार्किंग की कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था की जाएगी? फिलहाल काफ़ी नहीं है, जिस तरीके से दबाव बढ़ता जा रहा है देहरादून। देखिए, ऑलरेडी हम इस दिशा में 2 कदम उठा चुके हैं। पहला कि हमने 7 स्पॉट्स जो संयुक्त सर्वे से हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। हमारे ROW में रोड्स के किनारे जो SP ट्रैफिक, PWD और नगर निगम ज़िला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा, वो उसका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट किया जा चुका है। उसकी स्पेस जो आइडेंटिफाई हुई है वो अराउंड 750 व्हीकल्स की हुई है। सेकेंडली, जो आपके संज्ञान में है कि हमारी ऑटोमेटेड पार्किंग का प्रोजेक्ट भी एडवांस स्टेजेस में है, जिसमें 6 स्पॉट्स हमारे आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। वो भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा।
और उसका डिज़ाइन भी हमारा फाइनल हो गया, उसकी भी बिड हमारी नेक्स्ट वीक तक उम्मीद है कि निकल जाएगी। So these are 2 steps for relieving the congestion, the parking congestion in the city. सर कुछ वक्त पहले एक मुहिम चलाई गई थी डस्टबिन फ्री देहरादून, जिसमें सारे डस्टबिन को हटाने की बात की गई थी और उसी दैट्स द मेन थिंग बिहाइंड द गार्बेज जोन्स इन देहरादून। तो इसके लिए कुछ रोड मैप है आपके पास, कुछ प्लान है कि किस तरह से आप सिटी को क्लीन करेंगे? इसी का रोड मैप मैंने आपसे अभी शेयर किया है कि जो कंपनीज़ को हमने पेनलाइज़ किया था और जो नोटिफाई किया था, उसी के उपरांत कंपनीज़ ने अभी अंडरटेकिंग दी है कि वो एवरी 2 डे एक गार्बेज पॉइंट को रिमूव करेंगे। और ये कुछ शर्तें और हैं कि रूट कवरेज टनेज बढ़ाएंगे। इन्हीं क्राइटेरिया पे उनको हमने और मोहलत दी है। डीएम साहब, आज आपने प्रेस के सभी लोगों को बुलाया है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको शेयर करना आप चाह रहे थे, जो धरातल पर अभी आपने एक्शन लिया? देखिए, सर्वप्रथम ब्लड बैंक का इशू था जो काफ़ी समय से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, जो शासन ने भी पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है और आवश्यकता को समझा है। इसी के चलते हमारी कार्यदायी संस्था का चयन हो गया है और अगले 10 दिन में एस्टीमेट सबमिट हो जाएगा और बहुत जल्द इसका पैसा रिलीज़ हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। सेकेंडली हमारा एसएनसीयू का प्रोजेक्ट था, जहाँ पर ये बहुत आवश्यक था कि हम अपना स्टाफ डिप्यूट करें, डॉक्टर्स डिप्यूट करें। उसकी भी लिस्ट आपसे शेयर कर दी गई है। हमारी स्टाफ नर्सेज ऑपरेशन में आ जाएंगी, एमओज आ गए हैं, पेडिट्रिशियन भी जल्द मिल जाएगा। थर्डली, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पे हमको एक स्पेशल फ़ंड बनाना था अपने स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए। हमारे बच्चे जो हैं वो राइट टू अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंजॉय करें, उसके लिए हमने अपने स्कूल्स को मॉडर्नाइज़ करना था। डिजिटल स्क्रीन्स हों, वाइट बोर्ड्स हों, फर्नीचर हो, टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था हो, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो प्रत्येक स्कूल में। उसकी गैप फंडिंग के लिए उनके निवर्तन पे 75 लाख रुपए 1 ईयर हमने रख दिए हैं। सेकेंडली, जल संस्थान की एक बहुत लंबे समय से क्रॉनिक रिक्वायरमेंट थी कि जब भी वो जल संस्थान की अपनी पाइपलाइन, सीवरेज लाइन्स मरम्मत करते हैं तो पैच वर्क करने के लिए, सड़क को दुरुस्त करने के लिए उनके पास कोई विशेष मद या कोई सैंक्शन नहीं थी। तो ये भी हमने आश्वासन दिया था कि इसको यहाँ जिले लेवल पे हम दुरुस्त करेंगे और ये कर दिया गया है। 75 लाख रुपए उनको उस मद के लिए, उसी प्रयोजन के लिए सैंक्शन कर दिए गए हैं। सर, एक अभी सेकेंडली अरे तो इतना लंबा एक साथ थोड़ी तो बोलेंगे, वो इसलिए आज के मुद्दे इतने सारे। थर्डली, जो हमारे ईवी स्टेशंस का हमारा प्रोजेक्ट था वो भी एडवांस स्टेजेस पे आ गया है। जॉइंट सर्वे कंप्लीट हो चुका है और 9 स्टेशंस हमारे आइडेंटिफाइड हुए हैं। इसका एडवांटेजेस प्रमुख रूप से 2 हैं। ये हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में होंगे जो लोकेशंस हैं, और सेकेंडली ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल है। सो विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपी आई वुड बी गेटिंग 9 हाईटेक चार्जिंग स्टेशंस, और जिससे जो हमारे ईवी व्हीकल्स है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। लास्टली, हमारी लाइटिंग व्यवस्था को लेके सभी क्वार्टर्स से बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंज करते हुए हमारी नगर निगम की टीम्स ही ऑपरेट करेंगी अब से, लेस्ड विद व्हीकल्स। उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, उनका रोस्टर निर्धारित रहेगा, पब्लिक व्यू में रहेगा, जनमानस के बीच में रहेंगी वो टीम्स। हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स जो हैं, हर एक जो कंप्लेंट्स आएंगी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और 2 दिन में हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 2 दिन में शुरुआत में हो सकता है कि 3 दिन हो जाएं, क्योंकि हमारे बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, पर ये धीरे धीरे व्यवस्था दुरुस्तीकरण की तरफ आ जाएगी। अभी तक एक थर्ड पार्टी के जरिए ये काम होता था जिस पे नियंत्रण कम हो गया था और डिस्टेंस्ड कंट्रोल हो रहा था, डिस्टेंस्ड पेमेंट्स हो रहे थे, डिस्टेंस्ड हमारा कॉल सेंटर था, डिस्टेंस रिपोर्ट जनरेशंस थी। तो इस वजह से ये डिलेज हो रहे थे, उसको हमने एड्रेस कर दिया। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।